सबसे पहला सवाल मेरा विकास सर से रहेगा। सर, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को लेकर ये जो अभी अभिषेक जी बता रहे थे, एक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो प्रस्ताव रखा है, क्या है सर ये प्रस्ताव? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हमें आप ये समझाइए। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद दिव्या। देखिए, जब निवेशक आपके इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछते थे तो कई बार ये बहुत क्वेश्चन आते थे सामने कि गोल्ड का प्राइस तो अगर स्पॉट में देखें तो 6% बढ़ा, लेकिन ईटीएफ तो 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया। या जब गिरावट भी हुई तो अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में उस तरीके से गिरावट नहीं होती, लेकिन ईटीएफ ओवर रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली था क्या, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि ये मतलब अलाइंड क्यों नहीं है। और फिर उसके अलावा भी अगर आप देखें तो कोई ईटीएफ का जो प्राइस है वो 230 रुपीज है, तो किसी दूसरे का 180 है, किसी का। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि ये क्या है। सो बेसिकली जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, क्या है कि ईटीएफ का जब यूनिट प्राइस होता है वो भी कई बार स्टॉक जैसे स्टॉक्स बिहेव करते हैं उसी तरीके से इनका भी बिहेवियर होता है कि अगर बहुत ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आपका इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का या सिल्वर का प्राइस कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं किया, लेकिन अगर ईटीएफ में बहुत ज्यादा क्राउडिंग होना शुरू हो गई तो वो ईटीएफ जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज वो अपने फंडामेंटल्स को ब्रीच करके वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसका प्राइस आना शुरू हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेबी ने देखा, स्पेशली पिछले कुछ महीनों में जब ये गोल्ड और सिल्वर का जब एक यूफोरिक मूवमेंट हुआ। और ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दिव्या की, अगर ईटीएफ मैं बाय करता हूं एज ए इन्वेस्टर और हजारों इन्वेस्टर जब बाय कर रहे हैं तो फंड मैनेजर को उतना फिजिकल गोल्ड भी खरीदना है। और अगर एक एक दो दो दिन में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो फंड मैनेजर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्पॉट प्राइस को और जो आपका ईटीएफ प्राइस है उसको मैच करना, और ट्रैकिंग एरर होती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आइडिया ये था कि जो मूवमेंट होती है ईटीएफ की फंडामेंटल्स को ब्रीच करके, वो जो बहुत ज्यादा हो रहा था डायनामिक, जिसको आप बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएशन होती थी, उसको रोकने के लिए सेबी ने बोला कि हम कुछ ऐसे मापदंड बनाते हैं कि प्राइस थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। यानी कि गोल्ड और सिल्वर में जो हम लोग वोलेटिलिटी देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, उसमें जो दिक्कतें आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेबी ने ये प्रपोज किया है। अंकित सर, मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, आपकी भी इस पर टिप्पणी लेना चाहूँगा कि जो डायनामिक प्राइस बैंड यहाँ पर लाया गया है सर, उसकी अभी क्यों जरूरत पड़ गई है? और पहले भी कई सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे, कई वोलेटिलिटी का दौर हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार देखा है, तब क्यों नहीं लाया गया? पुराने प्राइस बैंड या पुरानी व्यवस्था में से क्या दिक्कत थी कि डायनामिक प्राइस बैंड की यहाँ पर जरूरत पड़ गई? देखिए, डायनेमिक प्राइस की बैंड अभी विकास जी ने बोला, जिस तरह से प्राइस मिसमैच हो रहे थे मार्केट के अंदर, वो बहुत ज्यादा टेंशन वाली थी। जो रिटेलर था वो काफी परेशान था कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में वो तो इतना प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मार्केट में M6 के अंदर इतना मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं ईटीएफ के अंदर 20-20% के लोअर सर्किट हमने लगते हुए देखे, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे सप्लाई अग्रेसिवली हो गई है या फिर डिमांड अग्रेसिवली हो गई, उस कारण से देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी कि प्राइस को थोड़ा सा रोकना, उसके बाद में थोड़ा सा कूलिंग पीरियड देना, कूलिंग पीरियड के बाद में उस चीज को आगे इनिशिएट करना। तो यहाँ पे जो प्रपोजल रखा गया है, तो सबसे पहले 6% का रखा गया है कि 6% का अगर यहाँ पे प्राइस बैंड में फर्स्ट जो है कूलिंग अगर दिया जाता है, तो उसके बाद में थोड़ा सा ये 15 मिनट में हो जाता है। तो जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खत्म हो रही थी, जो बहुत ज्यादा प्राइस डिस्कवरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे खत्म करने की बात करी गई है। 15-15 मिनट के बाद में 3-3% के अपर सर्किट ओपन करना और 20% पे उसको क्लोज करना, वहां पे एक सिस्टमैटिक जो तरीके से हम इक्विटीज में भी देखते हैं, कमोडिटीज में भी देखते हैं, तो जो सिस्टमैटिक जो ट्रेडिंग होती है उसको बढ़ावा देने की बात करी गई है। और डेफिनेटली इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे लेट आए हैं, अभी मार्केट में इस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई है, क्योंकि पहले ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ के ऊपर इतनी ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं थी मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे जैसे सिल्वर प्राइसेस मूव कर रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लोगों की यहाँ पे इंटरेस्ट भी बढ़ा है। उसके साथ साथ मार्केट के अंदर जिस तरह की वॉलेटिलिटी आई है, तो यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि ये कदम बहुत ही अच्छा और निर्णायक हो सकता है। ठीक है सर। विकास सर, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्किट फिल्टर्स है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में, उनमें क्या कुछ ऐसी कमी थी कि उनसे जो व्यवस्था मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये जो नई व्यवस्था है इसे लाने की जरूरत पड़ी? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर इन द डिजिटल फॉर्म या म्यूचुअल फंड रूट से बोल दीजिए या ईटीएफ्स जो हम बाय करते हैं, ये आज से 3-4 साल पहले कोई बहुत इवॉल्व एसेट क्लास नहीं थी और कोई बहुत बड़ा एयूएम नहीं था इसका। लेकिन अभी अभिषेक जी, आपके ही एक शो में मैं देख रहा था, आपने आंकड़े अभी पढ़े थे, जो लेटेस्ट इनफ्लोज आए हैं उसमें आप देखें गोल्ड का कितना ज्यादा इनफ्लो आ चुका है। अब क्या हो गया कि जब कोई एक सेगमेंट बहुत बड़ी बन जाती है, और वहां बड़ा बनने से क्या होगा कि
थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर होता है इन्वेस्टर्स का, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, तो इंपैक्ट कॉस्ट लगती है उसके ऊपर, या चाहे वो हायर साइड की या लोअर साइड की हो। तो सेबी को ये लगा कि अगर ये सेगमेंट इतना बड़ा बन गया है, और अभी तक हमने खाली उसका 20% जो सर्किट रखा था बैंड का, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी होता है स्टॉक्स का, तो उस तरफ इतना ध्यान नहीं था। लेकिन जब वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं और साइज बढ़ गया है एसेट क्लास का, वहां पे अगर ओवर रिएक्शन होता है, और मैं हमेशा ये बोलता भी हूं कि सबसे ज्यादा डर सेबी को इस चीज का होता है कि जब लोग एमटीएफ जैसे प्रोडक्ट होते हैं जो ट्रेडिंग मार्जिन लिया और उसके बाद ट्रेडिंग कर ली, ऐसे केस में जब एमटीएफ की भी बुक बढ़ना शुरू हो जाती है, आप देखें आरबीआई की भी गाइडलाइंस आ गई हैं एमटीएफ को भी लेके, तो वहां पे सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि एक बहुत ही डेंजर जोन में इन्वेस्टर आता है। और एक चीज और देखें अभिषेक, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है एफएनओ को लेके कि रिटेल निवेशक लगभग 10 में से 9 निवेशक जो है पैसा गंवाते हैं, वही चीज यहां पे भी रिपीट ना हो जाए कि इस एसेट क्लास में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साल के एंड में लोगों ने स्टॉक्स में भी कुछ नहीं कमाया, कमोडिटीज में भी कुछ नहीं कमाया, तो हर एक एसेट क्लास में अगर वो नेगेटिव होगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटेगा और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये एक हाईवे पे दौड़ती हुई गाड़ी थी जिसपे ब्रेक नहीं थे, वो सेबी ने उसको बचाने के लिए ब्रेक सिस्टम लगाया, ताकि जो रिटेल निवेशक है स्पेशली, क्योंकि वो इतने इन्फॉर्म नहीं होते, तो वो ऐसे डेंजर जोन में आके बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा हाई रिस्क में ना डाल दें। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो पहले 20% था, और जैसे मानिक जी ने बताया कि अब वो बैंड जो है वो 6% की रहेगी, फिर 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड, फिर 3% से वो ग्रो करेगा। तो एक कंट्रोल्ड वे में इसको जो है एसेट क्लास को आगे किस तरीके से लेके जाएंगे, और ये होता ही है, कोई भी एसेट क्लास जब बड़ी बनने लग जाती है फिर चीजें इवॉल्व भी होती हैं, कुछ नई रूल्स और रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स बिहेवियर को देख के बनने लग जाते हैं, और ये उसका एक बहुत बड़ा कदम है फॉर स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। सर अंकित सर, जो प्रस्ताव है सेबी का उसमें ये भी बोला गया है कि 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। सर इतनी वोलेटिलिटी आती है आजकल, हम लोग जैसे देख रहे हैं इसमें सिल्वर और गोल्ड में, उस वोलेटिलिटी को देखते हुए सर क्या 15 मिनट का जो ये कूलिंग ऑफ पीरियड है वो सफिशिएंट है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है? और मैं तो ये कहूंगी कि अभिषेक जी, अंकित सर या विकास सर, आप लोगों में से ना कोई एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देके हमारे जो दर्शक है ना उन्हें समझाइए कि किस तरीके से जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 15 मिनट का काम करेगा। मतलब जब घर में कई बार बिजली की वोल्टेज हाई आती है तो मम्मी पापा कहते हैं कि फ्रिज बंद कर दो, वॉशिंग मशीन बंद कर दो, इस तरीके के कोई एग्जाम्पल से मैं चाहती हूँ आप समझाएं अंकित सर। देखिए 15 मिनट मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिशियल स्टेप में बिल्कुल सही है, और यहाँ पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 15 मिनट सोचने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है किसी भी ट्रेडर को, किसी भी चीज को। अभी क्या हो रहा था, अगर सर्किट्स नहीं थे तो यहाँ पे लोअर पे कहीं पे भी जाके मार्केट रुक रहा था, और जो फोमो में जो बटन दब रहे थे वो कहीं पे भी प्रेशराइज हो रहे थे, और अनएक्सपेक्टेड हमको कहीं पे भी नीचे के लेवल पे में दबा दिया है। तो सोचने का जो समय है ना वो 15 मिनट के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बेटर है। इससे ज्यादा अगर टाइम फ्रेम अगर आधे घंटे का देंगे तो मुझे लगता है कि जो प्राइस बैंड है वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आएगी। एनएवीज में, ईटीएफ में, सब जगह प्रेशर क्रिएट हो सकता है। मुझे लगता है कि 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल सही है। बाकी आगे का तो जो डिस्क्रिप्शन है वो विकास जी ज्यादा बेटर दे सकते हैं। हाँ विकास जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा इसमें, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्निकल भाषा में यही होगा कि उसकी ट्रेडिंग वो रोकती है 15 मिनट के लिए, या कुछ और इसका मायने है? एक एग्जाम्पल के साथ सर जी। सो एग्जाम्पल ये है कि जैसे अगर हम आप देखें, कभी ऐसे हुए हैं केसेस कि निफ्टी में सर्किट लग गया, फिर वो मान लीजिए नीचे की तरफ का सर्किट लग गया, तो ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, फिर वो 15 मिनट के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई। बहुत सारे स्टॉक्स में भी होता है, जब आप देखें कभी ओवर रिएक्शन हो जाता है किसी एक स्टॉक का, मान लीजिए हायर साइड पे, और अगर उसमें 20% सर्किट लग गया, जैसे अभी जो यूएस की ट्रेड डील हुई थी उसमें आप देखें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनके अपर सर्किट लग गया नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही। जब 20% अपर सर्किट लगता है तो थोड़ी देर के लिए जो है स्टॉक में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बट ये कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब हालांकि वो स्टॉक्स के लिए मैं बोलूंगा इतना रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज वो सर्किट तो प्योरली बिहेवियर है, बाइंग सेलिंग में किस तरीके से हो रहा है। बट निफ्टी में कई बार होता है, अगर पुराना अगर आप डेटा देख लें, कभी मार्केट गिरी थी तो निफ्टी में जब लोअर सर्किट लगा था तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाती थी। अब ये 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है या हाफ एन आवर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 15 मिनट्स डिराइव करते हैं क्योंकि ग्लोबली एक पैटर्न देखा जाता होगा, और क्योंकि बिहेवियरल एनालिसिस भी होते हैं, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन में देखा जाता होगा कि किस तरीके से कितना अगर हम देर तक हॉल्ट करके रखें तो प्राइजेस सेटल होते हैं, इन्वेस्टर्स थोड़े से सेटल हो जाते हैं, और एक जो यूफोरिया है या आप कैपिचुलेशन कह लो कि बिकवाली में जब लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ठहराव आता है।
और आई थिंक मुझे एक चीज और लगती है, जो 15 मिनट्स की जो विंडो होती है अभिषेक, उसमें कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से, जब मान लीजिए अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते होंगे कि ये क्यों लगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एक विंडो मिलता होगा टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड इतना बड़ा है, तो अगर ईटीएफ का प्राइस ज्यादा बढ़ गया है तो हमें क्यों ना थोड़ी देर के लिए अपनी जो बाइंग है उसको रोकना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहा है तो वो मजबूरी होती है कि हमें बाय करना ही पड़ेगा। या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अगर पैसा आ ही रहा है, कंटिन्यूसली निवेश हो रहा है, तो उनको भी तो अपने बैकएंड पे पूरा इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इतना पैसा आ रहा है और हमें इतना गोल्ड बाय करना पड़ेगा, या इतनी मेरी बिकवाली हो गई तो मुझे इतना सेल करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनली उनको भी अपने बैक ऑफिस में जितना भी बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करना जरूरी है। और वो कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे लगता है ये विंडोज दी जाती हैं ताकि वो देखें कि जो ट्रैकिंग एरर्स होती हैं या मिसमैच ऑफ प्राइसिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उनको ये भी पता चले कि हमारे पास में फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, कितनी बिकवाली हो रही है। तो मुझे लगता है ये सारी जो चीजें हैं मार्केट एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट जो ये कंसल्टेशन पेपर है ये मार्च में इंप्लीमेंट होगा। अभी ये मार्केट एक्सपर्ट्स के पास भी भेजा गया है और उनके भी इनपुट्स मांगे गए हैं। इसमें एक और चीज है दिव्या, इसमें अभी जो एनएवी है वो T-2 की होती है, यानी 2 दिन पहले का जो प्राइस है वो आपको आज अगर आप बाय करते हैं तो उसके हिसाब से आपका प्राइस तय होगा, नेट एसेट वैल्यू। उसमें भी सेबी ने ये डिसाइड किया कि हम इसको भी कट डाउन करेंगे, क्योंकि 2 दिन में आप देखें पिछले कुछ समय में इतना ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी हो जाती थी एक दिन में, तो उसमें भी T-1 का प्रावधान रखा है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने जो अपने कंसल्टेशन पेपर में लाया है, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ वो चीजें शेयर की गई हैं। एंड आई थिंक मार्च 1st या 2nd वीक तक उसका जब फाइनलाइजेशन होगा तब हमें फाइनल चीजें जो है वो मिलेंगी।